प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको पीएन संधि डायोड को कैसे दृष्टकारी के रूप में प्रयोग करते हैं ये समझा रहे हैं। और उसी कड़ी में अब हमारे पास है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। आपको सर्वप्रथम पीएन संधि डायोड को दृष्टकारी के रूप में प्रयोग करने के लिए ये बात माइंड में रखनी होगी कि जब पीएन संधि डायोड अगर अभिनत स्थिति में होता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है, यानी उसमें धारा बहती है, क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है पीएन संधि डायोड का निम्न होता है अगर अभिनत स्थिति में। और उत्क्रम स्थिति में जो पीएन संधि डायोड होता है इसमें धारा बहुत कम यानी शून्य धारा इसमें बहती है, यानी इसका जो प्रतिरोध होता है काफ़ी उच्च होगा, क्योंकि जब धारा कम बह रही है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाना चाहिए, निम्न होना चाहिए, इसका प्रतिरोध अधिकतम होना चाहिए, जिस कारण से धारा क्या हो जाएगी, निम्न या शून्य धारा इसमें बहे। तो इसी का उपयोग करके, इसी गुण का उपयोग करके हम पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं। और अब हम समझेंगे कि इसको पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में हम कैसे इसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए ये हमारे पास वैद्युत परिपथ है, इसको आपने समझना है। सेम वही है जो पीछे वैद्युत परिपथ था अर्धतरंग दृष्टकारी के रूप में, तो ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा इसमें हमने चेंज कर दिया है। देखिए, जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हमें दृष्टिगत करना है उसे हम ट्रांसफार्मर यानी उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के P1 और P2 सिरों पर लगा देंगे, यानी निवेशी वोल्टेज को P1 और P2 के सिरों के बीच में लगा दे देंगे। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली S1 और S2 के बीच में हम यहाँ पर दो डायोड प्रयोग करेंगे। वहाँ पर एक ही डायोड प्रयोग करते थे S1 पे, लेकिन इस समय हमने दो डायोड प्रयोग करने, एक S1 पे भी जोड़ना है, यानी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे पर भी एक डायोड D1 जोड़ दिया और दूसरे सिरे S2 पर भी दूसरा डायोड D2 जोड़ देना है। क्लियर? फिर इस द्वितीयक कुंडली के सेंटर पॉइंट पर एक पॉइंट जिसको मैं T आप देख रहे होंगे T से डिनोट कर रहा हूं। अब आपने क्या करना है कि डायोड D1 का जो N सिरा है, यानी पहले पीएन जंक्शन डायोड का जो N सिरा है, यानी ये जो लट्ठी है, और दूसरे डायोड D2 का जो N सिरा है, उसको हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ कर देंगे। यानी यहाँ से ये तार ले जा करके यहाँ पर और यहाँ से ये तार ले जा करके यहाँ पर, दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया। अब इस पॉइंट के बीच में और ये सेंटर टैप जो है, यानी द्वितीयक कुंडली का जो केंद्रीय बिंदु है जिसको T से डिनोट करते हैं, इसके बीच में हमने क्या करना है, बाह्य प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध RL जोड़ देना है, जहां पर हमें निर्गत दृष्टिकृत वोल्टेज प्राप्त होगा। समझ में आ गया आपके, निर्गत दृष्टिकृत वोल्टेज प्राप्त होगा। अब देखिए ये कैसे काम करता है। देखिए ये तो इसकी बनावट थी, लेकिन इसका वर्किंग कैसे होता है। देखिए, आप सब समझते हैं कि एसी जो वोल्टेज होता है या प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है या प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसमें जो है कैसा होता, कुछ पहले आधे चक्र में वो धनात्मक दिशा में बहती है, अगले आधे चक्र में ऋणात्मक दिशा में बहती है। एक साइकिल पूरी हो गई, एक चक्र पूरा हो गया, फिर अगली साइकिल में एक आधा जो है धनात्मक दिशा में, फिर उतना ही ऋणात्मक दिशा में दूसरा साइकिल पूरी होगी, दूसरा चक्र पूरा हो गया, फिर ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, पहले आधे चक्र में धनात्मक दिशा में, दूसरे आधे चक्र में ऋणात्मक, यानी प्रत्येक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का आधा भाग धनात्मक दिशा में बहता है और उतना ही भाग उसका ऋणात्मक दिशा में बहता है। तो देखिए क्या होता है। देखिए, पहले आधे चक्र के लिए, माने ये जो निवेशी वोल्टेज है जिसको आपने यहाँ पर लगाया, प्राथमिक कुंडली पर लगाया, उच्चई ट्रांसफार्मर की, ये ध्यान रखेंगे आप, उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर लगाया, तो
उसके पहले आधे चक्र के लिए, इसके लिए सेंटर टैप यानी टी से ऊपर का जो भाग होगा, टी से लेकर के S1 तक का जो ये पार्ट होगा, ये इतना, ये क्या हो जाएगा धनात्मक, और टी से नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा ऋणात्मक। तो टी से ऊपर का हिस्सा धनात्मक होने से जो डायोड D1 है इसका पी क्षेत्र धनात्मक विभव पर हो गया, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा अग्रविनत हो जाएगा और इसके कारण लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी। जबकि टी से नीचे का हिस्सा S2 तक का हिस्सा क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। इस पहले धनात्मक चक्र की बात कर रहा हूं मैं अभी, खाली ऋणात्मक हो जाएगा, जिस कारण से D2 क्या हो जाएगा उत्क्रमाभिनत हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम दिशक हो जाएगा, जिस कारण से ये डायोड D2 लोड प्रतिरोध में, क्योंकि ये देखिए आगे जुड़ा हुआ है, लोड प्रतिरोध में धारा नहीं प्रवाहित करेगा। यानी इस पहले आधे चक्र के लिए केवल डायोड D1 ने काम करा और इसके कारण लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित हुई। अब अगले आधे ऋणात्मक चक्र के लिए ये जो ऋण वाला नीचे वाला जो पार्ट है, T से S1 तक का जो भाग होगा ये ऋणात्मक हो जाएगा, जिस कारण से डायोड D1 जो है उत्क्रमाभिनत हो जाएगा, क्योंकि जब ऋण होगा तो P इसका ऋण हो गया, ये उत्क्रमाभिनत हो गया, इसके कारण लोड प्रतिरोध में धारा नहीं बहेगी। T से S2 तक का जो हिस्सा होगा अगले आधे चक्र के लिए क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, जिस कारण से डायोड D2 का पी क्षेत्र जो है धनात्मक विभव पर हो गया और D2 क्या हो गया अग्रविनत हो गया इस स्थिति में, और बाह्य लोड प्रतिरोध RL में जो है वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यानी इस पूरी साइकिल के लिए प्लस से लेकर के नीचे तक कंप्लीट साइकिल के लिए लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हुई। जबकि पहले अर्ध तरंगदिष्टकारी में आपने देखा होगा, क्योंकि पहले आधे चक्र के लिए ही डायोड D जो है अग्रविनत है, दूसरे आधे चक्र के लिए डायोड वही डायोड क्या हो गया उत्क्रमाभिनत हो गया था, तो जिस कारण से वहां पर ये वाला लूप नहीं आया था, ये वाला पोर्शन वहां पर ब्लैंक हो गया था, फिर ये वाला आया था, फिर ये वाला क्या हो गया था ब्लैंक हो गया था। तो यहाँ पर दोनों डायोड, पहले आधे चक्र के लिए एक डायोड D1 अग्रविनत हो गया, दूसरे आधे चक्र के लिए डायोड D2 जो है अग्रविनत हो गया, ये उत्क्रमाभिनत हो गया। तो यानी जो बाह्य लोड प्रतिरोध है उसमें जो है दिष्टकृत या निर्गत जो सिग्नल है रुक रुक करके न बह करके कंटिन्यूअस लूप जो है हमें प्राप्त होंगे, यानी लगातार जो है एक दिशीय लूप जो है प्राप्त होंगे। ऐसे अगले आधे चक्र के लिए इस साइकिल के लिए भी सेम प्रोसेस वही होगी। कैसे? सेंटर टैप यानी इस केंद्र बिंदु से S1 तक का हिस्सा ये क्या हो जाएगा धनात्मक, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिस कारण से D1 जो है अग्रविनत हो जाएगा, जबकि T से लेकर के S2 तक का जो हिस्सा है ऋणात्मक हो जाएगा, ये उत्क्रमाभिनत हो जाएगा। यानी लोड प्रतिरोध RL में जो निर्गत वोल्टेज होगी या निर्गत धारा होगी D1 के कारण होगी, क्योंकि D1 क्योंकि अग्रविनत है तो धारा प्रवाहित होगी, और S2 T से S2 तक का हिस्सा ऋणात्मक होने से डायोड D2 क्या होगा उत्क्रमाभिनत हो गया। निर्गत जो वोल्टेज होगा इस उसके संगत धारा जो है प्रवाहित होना बंद हो जाएगी D2 से। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर अगले आधे चक्र के लिए T से S1 तक जो है ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी D1 जो है उत्क्रमाभिनत हो गया, T से S2 तक का हिस्सा क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, D2 अग्रविनत हो गया, जिस कारण से अब की बार यानी इस ऋणात्मक चक्र के लिए D2 के कारण जो है धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रत्येक एक पूरी साइकिल के लिए यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो निर्गत जो दृष्टिकृत वोल्टेज है लोड प्रतिरोध में वो उसके संगत धारा प्रवाहित होगी, और हमें जो है रुक रुक करके धारा ना मिल करके लगातार एक दिशीय लूप जो है हमें प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास पीएन संधि डायोड कैसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, तो ये आपने समझा। अब एक बात और आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो निर्गत दृष्टिकृत वोल्टेज है इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी आवृत्तियाँ जो है काफ़ी अधिक होती है, जिस कारण से लोड प्रतिरोध में जो दृष्टिकृत वोल्टेज होता है हमें स्पष्ट जो है एक दिशीय लूप कह सकते हैं कि साफ साफ देखने को नहीं मिलते हैं।
इसलिए उनको समकारी, तुल्यकारी एक प्रकार से कह सकते हैं, या यूनिफॉर्म जो है हम उनको कैसे देख सकते हैं, सेपरेटली उन एक दिशा लूप को कैसे देख सकते हैं। तो इस लोड प्रचोद के समांतर क्रम में हम या तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, संधारित्र लगा सकते हैं या प्रेरण कुंडली लगा सकते हैं। तो उससे हमारे पास एक प्रकार से नियत आयाम के एक दिशा लूप जो है दृष्टिकृत वोल्टेज के प्राप्त होते हैं। तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये था आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे हम पीएन जंक्शन डायोड को प्रयोग में लाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको भलीभांति समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ, और हम समझेंगे वहाँ पर LED लाइट इमिटिंग डायोड। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।